मम्मी, मैं कुछ बोलूँगी तो मेरी बात पकड़कर कोई तो बोलेगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आपके दामाद ने पाव भाजी के लिए बोला है और मेरे सास ससुर को मलाई पनीर खाना है, दाल की कचौड़ी के साथ। और देवर ने बोला है वो कुछ भी खा लेंगे, लेकिन खीर ज़रूर चाहिए बस। और रायता और सलाद तो है ही। और जब वो लोग आएंगे तो उनके सामने चाय के साथ समोसे, पकौड़े या कोई भी स्नैक्स रख देना। बस मम्मी, मुझे कुछ सुननी ना पड़े घर वापस जाकर। चंचल चुपचाप बैठी लैपटॉप पर काम कर रही थी, लेकिन सब सुन रही थी। थोड़ी देर बाद रोहिणी अपनी मम्मी को सोफे पर धूल दिखाते हुए बोली, मम्मी ये देखो, ये कैसी सफाई हो रही है। ये शिल्पा भाभी से एक काम सही से नहीं होता और दूसरी से तो कोई उम्मीद भी नहीं है। चंचल को घर में आए अभी बस 10 ही दिन हुए थे और उसकी सास सुषमा जी उसके पास आकर बोली, चंचल बहू सुनो, ये लो साड़ी, तुम घर में इन्हें ही पहनो और जो तुम्हारी नई और भारी साड़ी हैं वो मुझे दे दो, मैं उन्हें उठाकर रख देती हूँ। घर में ये साड़ी पहनो और जब कोई त्योहार या कहीं बाहर जाना हो तो बता देना, मैं तुम्हें दे दूँगी। चंचल उठी और अपनी अलमारी से कुछ साड़ियाँ निकाल कर अपनी सास को दे दी। चंचल की दी हुई साड़ी देखकर सुषमा जी चौंक गई और बोली, ये क्या बहू, तूने तो सारी हमारे यहाँ की साड़ी दी है मुझे, तेरे यहाँ से भी तो इतनी भारी साड़ी आई हैं, वो दे दे, मैं संभाल कर रख दूंगी। चंचल ने अपनी सास की तरफ देखा और बोली, मम्मी जी, मैंने अपनी साड़ियाँ संभाल कर रख दी हैं, आप चिंता मत करिए। अगर आपको चाहिए तो आप ये रख लीजिए, लेकिन मायके वाली तो मैं नहीं दूंगी। सुषमा जी बोले, अच्छा बेटा, तुम मुझे अपनी ज्वेलरी दे दो, मैं रख देती हूँ संभाल के। उन्होंने अपनी बड़ी बहू शिल्पा की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं पता घर के लोगों का कब कहाँ की सफाई कर दें। शिल्पा वहीं कमरे में खड़ी सफाई कर रही थी। चंचल ने शिल्पा की तरफ देखा तो शिल्पा ने नामे गर्दन हिला दी। पहले तो चंचल कुछ समझी नहीं। थोड़ी देर में चंचल को शिल्पा का इशारा समझ में आया तो उसने कहा, नहीं मम्मी जी, मैं अपनी ज्वेलरी खुद संभाल कर रख लूँगी, आप चिंता मत करिए। सुषमा जी फिर से अपनी बहू चंचल से बोली, बेटा, तुम्हें नहीं पता इस घर के लोगों का, मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, तुम मुझे दे दो अपनी ज्वेलरी। वैसे भी तुम्हारी मम्मी पापा ने इतनी भारी भारी ज्वेलरी दी है तुम्हें, लाओ मुझे दे दो। चंचल थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी, मैं यहीं रहूँगी तो मैं धीरे धीरे यहाँ के रहने वाले लोगों को भी समझ जाऊँगी, और अगर मुझे लगा मेरी ज्वेलरी घर में सेफ नहीं है तो मैं खुद इसे अपने बैंक के लॉकर में रख दूँगी। जमाना बहुत बदल गया है मम्मी जी, आप भी थोड़ा अपडेट हो जाइए। चंचल बोल ही रही थी कि तभी चंचल का पति नितिन वहाँ आ गया। नितिन को अंदर आते हुए सुषमा जी ने अपना नाटक शुरू कर दिया, मैं तो बहू तेरे भले के लिए ही कह रही थी, ठीक है, अगर तुझे मुझ पर विश्वास नहीं तो फिर मैं चलती हूँ। कहकर सुषमा जी तिरछी नज़र से नितिन को देखते हुए कमरे से बाहर जा रही थी। वो सोच रही थी शायद नितिन उन्हें रोकेगा, लेकिन नितिन ने उन्हें नहीं रोका और वो कमरे से बाहर जाकर छिपकर खड़ी हो गई। नितिन के कमरे में आते ही शिल्पा भी वहाँ से चली गई। अपनी मम्मी और शिल्पा के कमरे से जाने के बाद नितिन ने चंचल से पूछा, क्या बात थी मम्मी, क्या कह रही थी, तुमने क्या बात नहीं मानी मम्मी की। चंचल ने कहा, छोड़ो नितिन, ये हम सास बहू के बीच की बात है, इसमें तुम बीच में मत पड़ो। अपनी बात कहकर चंचल अलमारी की तरफ जाने लगी तो नितिन ने चंचल का हाथ पकड़कर रोका और बोला, देखो, भाभी और मम्मी के सामने मैं कोई तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए मैं उनके सामने कुछ नहीं बोला। अगर तुम चाहती हो हमारे बीच में सब ठीक रहे तो मुझे बताओ कि क्या हुआ है। चंचल ने तेज तर्रार नजरों से नितिन की तरफ देखते हुए कहा, जो तुम्हारी मम्मी ने कहा, अगर मैंने तुम्हें बताया तुम्हें उन्हीं की बात सही लगेगी, मेरी नहीं, तो क्या फ़ायदा तुमसे कुछ कहने का। नितिन चंचल की तरफ देखते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बात बताओ तभी तो मैं सही गलत समझ पाऊंगा। चंचल जोर से हंसी और बोली, तुम और सही गलत समझोगे, ये तो नितिन मैं थी कि जिसने इतनी बात होने के बाद भी तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ा, क्योंकि हमारे बीच 5 साल का प्यार था, इसलिए मैंने उसे बनाए रखा। नहीं तो तुम्हारी मम्मी, पापा, बहन और तुम्हारे परम पूज्य जीजा जी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी रिश्ता तोड़वाने में। जब मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हारी मम्मी बोल रही हैं
उनके बेटी दामाद को सोने की चेन दी जाए, तो तब तुमने क्या जवाब दिया था? ये घर के बड़ों के बीच की बात है, मैं और तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो अब बताओ, मैं तुम्हें कैसे कुछ बताऊं? नितिन बेड पर बैठते हुए बोला। तो वो बात मम्मी और तुम्हारे घर वालों के बीच की थी, औरतों के बीच नहीं बोल सकता था, लेकिन ये तुम्हारे और मम्मी के बीच की है, इसमें तो मैं बोल सकता हूँ। चंचल नितिन के पास बैठते हुए बोली। अच्छा, जानना चाहते हो ना तुम कि मम्मी जी क्या कह रही थी मुझसे? तो मम्मी जी ने मुझे कुछ हल्की साड़ी दी है, ये देखो। सुषमा जी की साड़ी उठाते हुए बोली। ये साड़ी दी है कि इन्हें पहनना है, और मुझे मेरे घर से जो साड़ी मिली है वो मांग रही थी, तो मैंने उन्हें इधर से मिली साड़ी दे दी। इस बात का उन्हें बुरा लगा। फिर उन्होंने मुझसे मेरे घर वाली मिली हुई ज्वेलरी मांगी, तो वो मैंने भी देने से इनकार कर दिया। बस इसी बात पर मुंह बन गया उनका। नितिन ने पूरी बात सुनने के बाद कहा, अरे तो क्या हो गया? अगर तुम अपने घर की साड़ी दे दोगी और मम्मी के पास ज्वेलरी ज़्यादा सेफ रहेगी, ये क्यों नहीं समझती तुम? मम्मी ने भाभी की भारी साड़ी और ज्वेलरी अपने पास ही रखी हुई है, तो इसमें बहस वाली तो कोई बात ही नहीं है। चंचल गुस्से से नितिन की तरफ देखते हुए बोली, ये ही बोलोगे, मुझे पता था, इसलिए मैं कुछ नहीं बता रही थी तुम्हें। सुषमा जी, जो चंचल और नितिन के कमरे के बाहर खड़ी, सब सुन रही थी। चंचल और नितिन के बीच की बहस होते देख सुषमा जी को बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि वो यही तो चाहती थी, बहू बेटे सब उनकी मुट्ठी में रहे, जैसा वो कहें सब वैसा ही करें। लेकिन चंचल थोड़े अलग ख्यालों की लड़की थी, तभी तो वो लव प्लस अरेंज मैरिज कर आई थी। अपने घर वालों के खिलाफ खड़ी हो गई थी, बगावत कर ली थी अपने ही घर में, तो वो ऐसे कैसे अपनी सास के कहे में चल सकती थी? चंचल और नितिन में काफ़ी देर तक बहस होने के बाद दोनों एक दूसरे की तरफ पीट कर सो गए। जब सुषमा जी को लगा कमरे में सन्नाटा हो गया है, तब वो भी अपने कमरे में चली गई। कुछ दिन बाद चंचल अपने ऑफिस में से वापस आई, तो उसने देखा उसकी ननद रोहिणी आई हुई है। चंचल रोहिणी को हाय बोलकर अपने कमरे में जाने लगी। रोहिणी पीछे से बोली, मम्मी देख लो, लव मैरिज वाली लड़कियों के यही संस्कार होते हैं कि घर में नंद आकर बैठी है और महारानी सीधे निकल गई, ना पैर छुए ना गले लगी, बस आई और अपने कमरे में चली गई। ये बात रोहिणी को बर्दाश्त नहीं थी। रोहिणी अपनी मम्मी को भड़काने लगी। मम्मी, आपका कंट्रोल नहीं है, बता रही हूँ। मम्मी, जैसा कंट्रोल आपने शिल्पा पर बनाया हुआ है, अगर मम्मी इसे छूट दे दी ना, तो अभी इस घर में तुम्हारे शासन चला जाएगा। मम्मी, मेरा क्या है, मैं तो कभी कभी आऊँगी और चली जाऊँगी, लेकिन रहना तो आपको है ना। इन दोनों के साथ ऐसा ना हो, ये दोनों आपस में मिली भगत कर लें और फिर आपको रोटी भी ना पूछें, समझ लो आप भी। शिल्पा वहाँ आई और पकौड़े रखकर जाने लगी, तो रोहिणी ने उसे टोकते हुए कहा, इतनी देर लगती है पकौड़े बनाने में? मैं इतनी देर में 10 लोगों के पकौड़े बना दूं। हाथ जरा जल्दी जल्दी चलाया करो। तभी वहाँ चंचल आई और किसी को फ़ोन पर घर आने के लिए कहा। चंचल ने नितिन को भी जल्दी घर आने के लिए बोला और 1 घंटे में सब एक साथ इकट्ठे हो गए। तो चंचल ने मेंबर गिने और रोहिणी की तरफ देखकर हंसते हुए बोली, रोहिणी दीदी, पूरे 5 लोग हो गए हैं। अब आप रसोई में जाओ और सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर लाओ और शिल्पा दीदी को सिखाओ कि कैसे एक साथ और एक बार में 10 लोगों के लिए पकौड़े बनते हैं। चंचल की ऐसी बात सुनकर कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो नितिन ने चंचल की तरफ देखते हुए पूछा, ये क्या है चंचल? एक तो तुमने सबको फ़ोन करके यहाँ आने के लिए बोला और अब बोल रही हो कि दीदी पकौड़े बनाएंगी। अरे वो 4 दिन के लिए आई हैं, तो यहाँ काम करेंगी क्या? चंचल ने नितिन की बात का कोई जवाब नहीं दिया और रोहिणी का हाथ पकड़कर सीधे रसोई में ले गई और बोली, आप पकौड़े बनाओ, मैं और शिल्पा दीदी खड़े होकर देखेंगे और हम दोनों आपसे सीखेंगे। चलो चलो बनाओ। सुषमा जी, चंचल का ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं हुआ और वो नितिन को घूर कर चिल्लाते हुए बोली, और कर लव मैरिज। अब देख ले तेरी दीदी की कैसे बेइज्जती कर रही है तेरी बीबी। अब तू इसे या तो संभाल ले, नहीं तो मैं संभालने गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। अपनी सास की बात सुनकर चंचल रसोई से बाहर आई और बोली, मम्मी जी, जब बात मेरी हो रही थी तब मैं चुप थी, लेकिन फिर बात शिल्पा दीदी की हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं हुआ। वो सुबह सबसे पहले उठती हैं और सबके बाद सोती हैं। सुबह जितनी तेज़ी से वो सबके लंच पैक करती हैं और सबके मन का नाश्ता बनाती हैं, वो भी इतना स्वाद।
उससे कहा जा रहा है उनके हाथ धीरे चल रहे हैं। और चंचल ने सुषमा जी की तरफ देखते हुए कहा, और आप चुप रही। सुबह सबसे ज़्यादा आपके ही काम होते हैं मम्मी जी, जो हम सब तो फिर भी अपने काम खुद कर लेते हैं, लेकिन आप तो सुबह से ही शुरू हो जाती हैं। शिल्पा मेरी चाय ला, शिल्पा मेरे कपड़े ला, शिल्पा पूजा घर साफ कर, शिल्पा मेरी माला, शिल्पा मेरा नाश्ता। ये सब आप चिल्ला रही होती हो और ये शिल्पा भाभी इधर से उधर भाग रही होती हैं, क्योंकि ये सबको अपना मानती हैं, मगर आप लोग इनमें कमी निकालते हो। चंचल को बहुत देर हो गई थी बोलते हुए। नितिन बैठा देख रहा था। सुषमा जी ने नितिन को देखकर कहा, सुन रहा है ना तू, ये क्या बोल रही है? और क्यों री शिल्पा, मैं तुझे नौकरानी समझती हूँ क्या? तू ही बता वैसे। शिल्पा कुछ बोलती, नितिन चंचल पर चिल्लाते हुए बोला, चंचल तुमसे कितनी बार कहा है घर के मामले में मत पड़ा करो। आज फिर तुमने यहाँ राई का पहाड़ बना दिया। अगर दीदी ने जरा सा कुछ कह दिया तो क्या हुआ? हमारी बुआ तो हमारी मम्मी को मार तक लेती थी। चंचल ने नितिन को घूरा, उसके थोड़ा पास आकर बोली, अच्छा, अगर मम्मी के साथ ऐसा कुछ हुआ है जो आप सबकी नज़र में ठीक नहीं था, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस घर की बहुओं के साथ भी वैसा ही करें, बल्कि आपको तो सोचना चाहिए कि हम बहू के साथ ऐसा कुछ ना करें, लेकिन आप लोग तो घर का नौकर बना कर रखे हुए हो। चंचल को जवाब देते देख रोहिणी वहाँ आई और बोली, चंचल तुम तिल का ताड़ मत बनाओ, ऐसा कुछ गलत नहीं कहा था मैंने जो तुम हमारे सिर पर चढ़ो। चंचल ने रोहिणी की तरफ देखा और उसे उंगली दिखाते हुए बोली, ए मेरे सामने ना संभाल कर बात करना, मैं शिल्पा दीदी नहीं हूँ जो सुनकर चुप रहूंगी, समझी? चंचल को अपनी बहन से ऐसे बोलते देख नितिन चंचल के पास आया और उसके सामने आकर उसके एक चांटा मारते हुए बोला, अब बिल्कुल चुप और खबरदार जो मेरी बहन या माँ से ऐसे बात की। शिल्पा रोते हुए वहाँ चंचल के पास आई और बोली, चंचल तुम चुप हो जाओ ना, मुझे तो आदत है ये सब सुनने की, मैं ठीक हूँ। चंचल आओ, चलो तुम अपने कमरे में चलो। और शिल्पा चंचल का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे में ले जा रही थी तो चंचल उस पर चिल्लाने लगी, ये सब आपकी गलती है, आप शुरू से ये सब बर्दाश्त कर रही हो, इसलिए सब आपसे नौकरों वाला व्यवहार करते हैं। क्या हुआ अगर आपके पति बाहर रहते हैं? खर्चा तो वो भी इस घर में उतना ही देते हैं जितना नितिन देते हैं। शिल्पा उसे शांत कराते हुए कहती है, ठीक है ना, अब तुम शांत हो जाओ, मत बढ़ाओ बात को। और शिल्पा उसे कमरे में ले जाकर उसे बेड पर बैठाकर खुद बाहर चली गई। चंचल भी रोते रोते सो गई। थोड़ी देर में नितिन कमरे में आया। चंचल को सोते देख वो भी बिना उससे कुछ कहे चुपचाप सो गया। 2 दिन हो गए थे चंचल किसी से बात नहीं कर रही थी, वो नितिन से भी बात नहीं कर रही थी। और एक दिन सुषमा जी ने शिल्पा को आवाज़ लगाई। चंचल वहीं बैठी अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। उसने टेढ़ी नज़रों से अपनी सास की तरफ देखने लगी। शिल्पा अपनी सास के पास आकर बोली, हाँ मम्मी जी बोलिए। सुषमा जी अपना चश्मा उतारते हुए बोली, आज शाम को 7 बजे रोहिणी के ससुराल वाले आ रहे हैं उसे लेने, तो घर की अच्छे से साफ सफाई कर लो। पता है ना, रोहिणी की सास को धूल से एलर्जी है, तो कहीं भी एक धूल का कण नहीं होना चाहिए। तभी रोहिणी वहाँ आती हुई बोली, मम्मी मैं कुछ बोलूँगी तो मेरी बात पकड़कर बोलेगा कोई तो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आपके दामाद ने पाव भाजी के लिए बोला है और मेरे सास ससुर को मलाई पनीर खाना है दाल की कचौड़ी के साथ, और मेरे देवर ने बोला है वो कुछ भी खा लेंगे, लेकिन खीर जरूर होनी चाहिए बस, और रायता और सलाद तो है ही। और जब वो लोग आएंगे तो उनके सामने चाय के साथ समोसे पकौड़े या कोई भी स्नैक्स रख देना। बस मम्मी, मुझे कुछ सुननी ना पड़े घर वापस जाकर। चंचल चुपचाप बैठी लैपटॉप पर काम कर रही थी, लेकिन सब सुन रही थी। थोड़ी देर बाद रोहिणी अपनी मम्मी को सोफे पर धूल दिखाते हुए बोली, मम्मी ये देखो, ये कैसी सफाई हो रही है। ये शिल्पा भाभी से एक काम सही से नहीं होता और दूसरी से कोई उम्मीद भी नहीं है। चंचल अपना लैपटॉप साइड में रखते हुए अपनी जगह से खड़ी हुई और एक डस्टर उठाकर रोहिणी को पकड़ाते हुए बोली, कुछ काम तुम भी कर लो। चलो मुझे तो नहीं आता, लेकिन तुम्हें तो आता है ना, अपनी ससुराल में भी करती हो ना, और यहाँ ससुराल वाले भी तुम्हारे ही आ रहे हैं, तो करो काम। और हाँ, यहाँ कोई होटल नहीं खुला है जो सबकी मर्जी का खाना बनेगा।
और मैं दोपहर से देख रही हूँ कि शिल्पा दीदी से कितना काम कराया जा रहा है और वो बेचारी एक पैर पर खड़े होकर काम कर रही है। उन्होंने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। जो काम वो अकेले कर रही हैं वही काम सब मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएंगे। रोहिणी ने चंचल को घूरा और डस्टिंग करने लगी। चंचल भी शिल्पा के साथ जाकर रसोई में उसका हाथ बटाने लगी। शाम के समय रोहिणी के ससुराल वाले आए और सब बैठकर हंस बोलकर बात कर रहे थे और सबने अच्छे से रात का खाना खाया और वो लोग खुशी से रोहिणी को साथ लेकर चले गए। कुछ दिन बाद चंचल ने एक शादी में साड़ी पहनकर जाने के लिए अपनी अलमारी खोली और उसे जो साड़ी पहननी थी वह उसे अलमारी में नहीं मिली। उसके साथ उसकी 2 साड़ियाँ भी गायब थी। फिर उसने अपनी अलमारी का लॉकर खोला तो उसमें उसकी एक अंगूठी और एक चेन गायब थी। चंचल जल्दी से शिल्पा के पास गई और उसे साड़ी और ज्वेलरी गायब होने की बात बताई तो शिल्पा बोली, चंचल देखो, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैं जो तुम्हें बता रही हूँ उसे ध्यान से सुन लेना और तभी अगला कदम उठाना। तुम ठीक है? शिल्पा बोली। चंचल, तुम एक दिन अपने ऑफिस गई हुई थी तो मैं तुम्हारे कमरे की सफाई करने आई तो मम्मी जी और रोहिणी दीदी तुम्हारी अलमारी खोले खड़ी थी। मुझे देखते ही दोनों घबरा गई और बोली, खबरदार जो चंचल को कुछ बताया, और फिर मुझे तुम्हारे कमरे से बाहर भेज दिया। मुझे नहीं पता था चंचल कि मम्मी जी और रोहिणी दीदी ऐसा कुछ करेंगी। मुझे लगा कि सामान देख रही होंगी बस। और याद है तुम्हें चंचल, जब मम्मी जी ने तुमसे तुम्हारी सारी भारी साड़ी और ज्वेलरी मांगी थी और मैंने नामे सिर हिला दिया था ना? चंचल ने कहा, हाँ दीदी मुझे याद है। शिल्पा ने बताया, वो मैंने इसलिए किया था क्योंकि जब 2 साल पहले मैं इस घर में शादी करके आई थी तब मेरे से भी मम्मी जी ने मेरी भारी साड़ी और ज्वेलरी मांगी थी और मैंने सब उठाकर ऐसे ही दे दी थी। जानती हो चंचल, वो मुझे आज तक नहीं मिली और मेरी ही साड़ी ज्वेलरी दीदी मेरे सामने पहनकर आती हैं और मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। चंचल ने शिल्पा से पूछा, तो आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया अपनी चीज़ों के लिए? क्योंकि चंचल, मेरे पति रोहित तो बाहर रहते हैं और घर में भाई भाभी हैं। मम्मी तो बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और मेरी शादी के बाद पापा भी चले गए। मैं क्या करती? भाई भाभी ज़्यादा मतलब रखते नहीं। शिल्पा की सारी बात सुनकर चंचल किसी सोच में पड़ गई और फिर बोली, दीदी आपने मुझे ये बात उसी दिन क्यों नहीं बताई जिस दिन ये सब हुआ था? शिल्पा थोड़ा डरते हुए और इधर उधर देखते हुए बोली, क्योंकि चंचल उसी दिन तो पकौड़े वाली बात हो गई थी, बस इसलिए कुछ कह नहीं पाई थी। चंचल ने शिल्पा के कंधे पर हाथ रखा और बोली, चलो कोई बात नहीं दीदी, लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी हो जो आपको सही ना लगे वो मुझे घर आते ही बताना, ठीक है? आप अपना काम कर लो। और चंचल कुछ सोचते हुए अपने कमरे में चली गई। रात में जब सब एक साथ खाना खाने बैठे तो चंचल बोली, मम्मी जी मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना इस संडे को हम रोहिणी दीदी के घर चले। बहुत दिन हो गए हैं हम सबको एक साथ बाहर गए हुए और दीदी से भी मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। चंचल की बात सुनते ही सबने एकदम से हाँ कर दी और फिर रविवार को सब रोहिणी के घर पहुंच गए। वहां जाने के थोड़ी देर बाद चंचल उठकर रोहिणी के पास जाकर बोली, दीदी मुझे ना चक्कर आ रहे हैं, मैं क्या आपके कमरे में चली जाऊं? रोहिणी ने हाँ में सिर हिला दिया तो चंचल रोहिणी के कमरे में गई और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके जल्दी से रोहिणी की अलमारी खोली। जैसे ही अलमारी खोली उसमें चंचल की साड़ी ठीक सामने टंगी हुई थी। अपनी साड़ी देखकर चंचल चौंक गई। उसने जल्दी से नितिन को फ़ोन करके अंदर कमरे में आने के लिए कहा। धीरे धीरे करके उसने सबको अंदर कमरे में बुलाया। वो कुछ कहती या दिखाती उससे पहले वहाँ रोहिणी आ गई। रोहिणी के आते ही चंचल ने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और रोहिणी की अलमारी खोलकर अपनी साड़ी दिखाते हुए गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोली, दीदी मेरी साड़ी आपकी अलमारी में क्या कर रही है? बताइए, चुप क्यों है? चंचल जोर से चिल्लाकर बोली, बताओ दीदी, अब क्या मुंह में दही जमाकर खड़ी हो? देखो झूठ तो आप बोल नहीं सकती क्योंकि इन साड़ी की फ़ोटो भी मेरे पास और बिल भी। रोहिणी ने अपनी मम्मी की तरफ टेढ़ी नज़रों से देखा तो सुषमा जी बोली, मुझे क्या देख रही है? वहाँ खड़े नितिन और शिल्पा चौंक कर रोहिणी की तरफ देख रहे थे। रोहिणी अपनी मम्मी की तरफ देखकर धीरे से बोली, भाभी मम्मी ने ही कहा था कि आपको पता नहीं चलेगा और मुझे आपकी ये साड़ी बहुत पसंद थी तो मैंने ले ली। चंचल रोहिणी की तरफ गुस्से से घूरते हुए बोली, और मेरी चेन कहाँ है? रोहिणी ने अपनी अलमारी के लॉकर से चंचल की चेन और अंगूठी निकालकर चंचल के हाथ में रख दी।
और उससे माफ़ी मांगते हुए बोली, सॉरी भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। भाभी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अपनी ज्वेलरी अपने हाथ में लेते हुए चंचल ने कहा, ये तो हुई मेरी चीज़ें, अब शिल्पा दीदी की भी वापस करो। इनकी ज्वेलरी उनका मान सम्मान है, उन्हें वापस करो, नहीं तो मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी बाहर जाकर सब कुछ बताने में, फिर सोच लेना। रोहिणी ने जल्दी से शिल्पा की सारी ज्वेलरी निकालकर चंचल के हाथ में रखने लगी तो चंचल ने कहा, ये मेरी नहीं है, दीदी को दो, दीदी की है। रोहिणी ने ज्वेलरी शिल्पा के वापस कर दी। फिर चंचल ने नितिन की तरफ देखकर बोली, मैं अपनी अलमारी में ताला इसलिए नहीं लगाती थी क्योंकि मुझे घर के सभी सदस्यों पर विश्वास था और तुम्हारी बहन और मम्मी ने मेरा विश्वास तोड़ दिया। तुम ही बता दो मुझे, क्या मैं इन्हें इतनी आसानी से माफ़ कर दूं? चंचल रोहिणी की तरफ पलटी और गुस्से से आग बबूला होकर बोली, जी तो कर रहा है इन्हें कमरे से बाहर निकालकर इनके सभी ससुराल वालों को बता दूं इनकी हरकत के बारे में, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे इनकी भी इज्जत की उतनी ही परवाह है जितनी अपने घर की, समझे? सुषमा जी और रोहिणी दोनों ही चंचल से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही थी, लेकिन चंचल तो जस की तस खड़ी थी। जब चंचल कुछ नहीं बोली तो नितिन ने चंचल के पास आकर कहा, चंचल माफ़ कर दो ना, मेरे प्यार की खातिर, प्लीज़ देखो ये दीदी की ससुराल है, समझो ना। चंचल ने घूर कर नितिन की तरफ देखा और बोली, ठीक है मैं भूल जाती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि शिल्पा दीदी के साथ आगे से कोई भी नौकरों वाला व्यवहार नहीं करेगा और ना ही इन पर कोई ऑर्डर चलाएगा। बोलो। सुषमा जी ने जल्दी से शिल्पा के सिर पर हाथ रखकर बोली, हाँ आज के बाद हम इस पर ऑर्डर नहीं चलाएंगे। रोहिणी ने भी बोला, शिल्पा भाभी सॉरी, आगे से हम आपके साथ अच्छा व्यवहार ही करेंगे। चंचल ने अपनी सास और ननद की तरफ देखते हुए कहा, अगर आज के बाद शिल्पा भाभी के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये बात यहीं से शुरू होकर यहीं खत्म हो गई, ठीक है? रोहिणी चंचल के गले लगते हुए बोली, थैंक यू भाभी। रोहिणी की आंखें नम थीं, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वापस घर जाते हुए चंचल ने फिर से रोहिणी को गले लगाकर कहा, दीदी ये बात यहीं खत्म हो गई, ठीक है? चंचल ने अगले ही दिन अपनी सारी ज्वेलरी बैंक के लॉकर में रख दी और अलमारी में ताला लगाना शुरू कर दिया। शिल्पा को भी घर की बहू का प्यार और दर्जा मिलने लगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।